गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। भाई आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल की टॉप करंट अफेयर्स को मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ली, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी अपडेट्स आपके पास आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पर जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्विज तैयार रहती है। आप आइए, क्विज दीजिए, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पड़े होते हैं करंट अफेयर्स के अलावा भी। तो अपनी प्रैक्टिस को अगर आपको बूस्ट करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को। टॉप 10 करंट अफेयर्स, ठीक है, 3 अप्रैल के जो है, ठीक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आएगा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा की बेटा अगर हम बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, ठीक है। बेसिकली इससे क्वेश्चन बनेगा ही आपके पेपर में, ये जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्रह्मा इज अ डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प, ठीक है। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश की मदद के लिए शुरू किया, ठीक है। तो भैया ये डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है, मतलब कहीं पर कोई आपदा आती है तो उससे बचने के लिए ऑपरेशन प्रोग्राम किया गया है ना। आपदा मतलब जैसे भूकंप आ गया या किसी तरह की कोई और दिक्कत आ गई, सुनामी आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा या मैनमेड डिजास्टर हो गया, तो उससे बचने के लिए ये ऑपरेशन है ना। और ये ऑपरेशन अभी रिसेंटली म्यांमार और में आए हुए बैक टू बैक अर्थक्वेक की वजह से भारत सरकार ने शुरू किया। म्यांमार में आपने सुना ही है कि 7.7 रिक्टर स्केल, 4.4, लगातार इसी रेंज में कई सारे भूकंप आ गए, जिसकी वजह से म्यांमार में काफी तबाही बची और जिसके चलते भारत सरकार का ये ऑपरेशन म्यांमार के लिए लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री, ठीक है, 2 आईएनएस वहां पर तुरंत भेज दिए। आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री, याद रखिएगा, ये दोनों भारत सरकार ने भेज दिए हैं मदद के लिए। जितनी भी मदद संबंधित सामग्री है वो भेजी गई, है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन करे गए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द राहत दी जा सके। भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, भारत के 4 राज्य इसके साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, है ना, ठीक है। उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, ठीक है, मणिपुर आता है ना, और बेटा मिजोरम आता है, ये याद रखिएगा। तो इंडिया के 4 नेबरिंग स्टेट्स, सॉरी, इंडिया के 4 स्टेट्स इस कंट्री के साथ ने बोल सकते हैं बाउंड्री बनाते हैं। तो ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, तो इस लहजे से इंडिया को इसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके चलते ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की गई। काफ़ी दिन, 4 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए, बट अब इसने अपना काम करना अच्छे से शुरू किया है और ये पूरी डिटेल इसकी हमारे पास आ चुकी है। देखिए अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार का बेटा कैपिटल नेफिटाऊ, नेफिताऊ इसका कैपिटल है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इंडिया किस में आता है? साउथ एशिया में। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है बेटा, और ये आसियान नेशन में आता है। किस में आता है? आसियान। आसियान के बारे में तो आप लोगों ने जानते ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। ये आसियान का फुल फॉर्म है, 1967 में बना, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेटा जकार्ता में। अब इसके जो मेंबर नेशन है वो 11 मेंबर नेशन है। आप देख सकते हैं ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब ऐसे एरिया है जो सेस्मिक एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी प्लेट्स हैं जो ट्राई जंक्शन पर मिलती हैं और जिसकी वजह से ये एरियाज अर्थक्वेक के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं, है ना। अगर म्यांमार में आया है तो कुछ साल पहले फिलीपींस में भी आया था, आप लोगों को पता ही है, इंडोनेशिया में भी आते रहते हैं। तो ये एरियाज जो है आपके अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस एरियाज हैं। अब म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा फोकस रखिएगा और इन एंड आउट आसपास की सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फैक्ट को तो हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
विच बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 90th एनिवर्सरी? भारत के किस बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई 1 अप्रैल को? ठीक है, तो भैया बनाई किसने? आपकी आरबीआई ने। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, 1935 में बना था, है ना। और आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का वो बैंक है, लीडिंग बैंक, जो बैंकों को ऋण देता है। बैंक हमारे लिए बने हैं छोटे मोटे, और उनका भी करता धरता बैंक कौन है? आपका आरबीआई। आरबीआई की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई 1935 में बना था। कब बना था? 1935। अब इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने सीडी देशमुख। जब बेटा आरबीआई स्टार्टिंग में बना था तो वो प्राइवेट था, लेकिन 1949 में इसे क्या कर दिया गया? नेशनलाइज। तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ बेटा? 1949 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? तो बेटा हुआ 1949 में ये नेशनलाइज हुआ, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सारहुल फेस्टिवल। सारहुल फेस्टिवल 1 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और किन ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो, सारहुल फेस्टिवल बेटा आपका छोटा नागपुर बेल्ट के आसपास के रीजन में, स्पेशली झारखंड में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। साल की शुरुआत होती है, और अगर हम बात करते हैं सारहुल फेस्टिवल की, तो सारहुल फेस्टिवल झारखंड का एक ट्राइबल या आदिवासी फेस्टिवल है ना। कैसा फेस्टिवल है बेटा? ट्राइबल फेस्टिवल है, याद रखिएगा। ट्राइब्स के लोग, या आदिवासी फेस्टिवल है, आदिवासी लोग इसे मनाते हैं, है ना। बेसिकली जो ट्राइब्स होते हैं वो फॉरेस्ट को भगवान मानते हैं, उनके लिए जंगल ही सब कुछ होता है, तो जंगल की पूजा करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इस फेस्टिवल को मुंडा, ओरॉन और आपकी हु ट्राइब सेलिब्रेट करती है यहाँ पर, है ना। मुंडा का जानते ही है, मुंडा ट्राइब, हु ट्राइब, ओरियन ट्राइब, ये सब क्या करते हैं? ये सब इस फेस्टिवल को बेटा यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, इसे याद रखिएगा। मुंडा ट्राइब झारखंड की बहुत फेमस ट्राइब है, बहुत पुरानी ट्राइब है। आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिरसा मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट सुना होगा, है ना। आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है, और इस वजह से ये फेस्टिवल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है बेटा? झारखंड में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर शेड अ लाइट ऑन विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर नाम की एक बुक अभी आई, है ना। इसके जो राइटर है वो संजीव चोपड़ा है ना। आप देख सकते हैं इसके राइटर कौन है बेटा? संजीव चोपड़ा है। तो ये जो बुक है, ये एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखी गई है, उनके जो अचीवमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उसके ऊपर लिखी गई है। तो ये किस प्राइम मिनिस्टर की लाइफ के ऊपर लाइट डालता है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा कुमार गुजराल, है ना। तो इनमें से कौन है? ठीक है, तो बेटा ये बताने की जरूरत नहीं, बुक का आपके पास कवर लगा है, बुक देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बुक का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। बेटा लाल बहादुर शास्त्री उन अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर में से हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। नेहरू जी के जाने के बाद इंडिया को सही रास्ता दिखाने का काम किया किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री बनारस से बिलोंग करते हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेटा कहाँ पर है आपका? बनारस में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो ये उन प्राइम मिनिस्टर में से हैं जो बहुत एक्टिव होकर इंडिया को आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से लाइफ जीते थे। इनकी सिंप्लिसिटी और इनके बेसिक नेचर को डिफाइन बताया गया है इस बुक में। अगर आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़ो, इससे आपको उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया को प्रमोट किया, है ना। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया में यही लेके आए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान
जय किसान, याद रखिएगा। ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये बेटा अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये बुक के राइटर कौन है? संजीव चोपड़ा है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि ये बुक किससे रिलेट करती है आपकी। ठीक है, राइटर पूछ सकता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मियामी ओपन, मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है ना, में फीमेल विनर कौन बनी? तो ऑप्शन है मेडिसन की आना, आना सबलनेका, जेसिका पेंगुला, ओंस जेबूर। तो बेटा यहाँ पर आना सबलंका आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है। ठीक है, इन्होंने जेसिका को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है और ये इनकी लाइफ का 19वां WTA है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते? 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में, दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम है ना, और इन्होंने 3 बार ग्रैंड स्लैम जीता है ना। अलग अलग टाइटल्स में से कुछ रिपीट भी हुए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उनमें हार गई है मेडिसन की ने, इनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया था। लेकिन ये वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर है, इसे याद रखिएगा, है ना। बैक टू बैक इन्होंने काफ़ी सारी विक्ट्री अचीव की है, जिसके चलते ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, तो इनका नाम मत भूलिएगा। बट अगर पेपर में आता है कभी क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो मेडिसन की ने, किसे हरा के? सबरलंका को। अभी फ्रेंच ओपन होना ही है। विच कंट्री प्रेसिडेंट इज ऑन इंडियाज विजिट, है ना, भारत की यात्रा पे कौन से देश का राष्ट्रपति है? तो भैया अगर हम बात करते हैं भारत की यात्रा पे, तो भारत की यात्रा पे चिली देश के राष्ट्रपति आए हुए हैं, इसे याद रखिएगा। चिली के गैब्रियल बोरिक जो है राष्ट्रपति, कौन है बेटा? गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक जो है चिली के राष्ट्रपति हैं और वो भारत की यात्रा पे आए हैं। चिली की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही छोटा सा देश है एकदम। चिली, चिली मतलब मिर्च के जैसा लंबा, देखो हम मिर्च के जैसा लंबा देश है ऐसा, इसलिए हम इसे चिली बोलते हैं। नीचे जाके मिर्ची के जैसे मुड़ा भी हुआ है, देखो ये देखो, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं क्या? चिली, है ना। चिली का जो कैपिटल है वो सैंटियागो है। क्या है इसका कैपिटल? सैंटियागो, इसे याद रखिएगा, सैंटियागो। चिली की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट नेशन है। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट भी चिली में पाया जाता है। और चिली की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन कई बार आपके पेपरों में आता है जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जानते हैं ना, साउथ पोल। अंटार्कटिका के सबसे नियर अबाउट कंट्री कौन सी, वो देश जो अंटार्कटिका के सबसे करीब है, तो उसका आंसर क्या है? तो कई लोग बच्चे बोलते हैं न्यूजीलैंड, कुछ बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, बट इसका सही जवाब है चिली। ठीक है, तो चिली अंटार्कटिका के सबसे नियर अबाउट कंट्री है, इसे याद रखिएगा। पेपर में बहुत बार, बार बार, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और खास बात क्या है, चिली से कई सारे क्रूज जाते हैं कहाँ पर? अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका सबसे करीब कहाँ से है? चिली से है, इसे याद रखें। चाइल या चिली जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, और चिली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और चिली के ही आपके प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पे आए हैं और कई सारे एग्रीमेंट होने हैं। ठीक है, भारत और चिली के बीच में, चाइल के बीच में, तो इसे ध्यान रखिएगा। उस पर भी हम आगे नज़र डालेंगे। अभी ये द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं, अभी धीरे धीरे करके ये काफ़ी सारे MOU साइन करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी ओपन इन। बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अमूल, अमूल का नाम आप लोगों ने सुना है। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अमूल की शुरुआत गुजरात से हुई थी, आनंद से, और वहीं उसी के आस, उसी के पास ये भी यूनिवर्सिटी है, उसका ही एक हिस्सा आपका वहाँ का रूरल डिपार्टमेंट भी है। तो ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? रूरल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गई, मिल्क सेक्टर हो गया। इसको ही आगे बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया गया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, है ना। बेसिकली पहले से थी लेकिन इसको एक
यूनिवर्सिटी बना दी गई है, ठीक है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और ये यूनिवर्सिटी बन गई। यूनिवर्सिटी बेटा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं आनंदा, आनंदा की बात करते हैं तो आनंदा की बात करते हैं तो वर्गीस कुरियन का नाम, ठीक है, वर्गीस कुरियन का नाम बेटा हम भूल नहीं सकते, है ना। वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। अगर बोले कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो एम एस स्वामीनाथन। तो ये याद रखिएगा, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन पेपर में घूम फिर के आते हैं और आप अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है आपको, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, रूरल मैनेजमेंट, ठीक है, के तहत इसको शुरू किया गया है ताकि रूरल डेवलपमेंट और रूरल चीज़ों को और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये काफ़ी टाइम से इस बिल पर चर्चा चल रही थी, बिल पास हो गया, अब यूनिवर्सिटी को ओके का सर्टिफिकेशन मिल गया है। कहाँ पर यूनिवर्सिटी बेटा? गुजरात में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चागोस आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो क्या होता है बेटा? आर्चिपिलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह, ठीक है। चागोस आर्चिपिलागो इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, है ना। चागोस की अगर बेटा हम बात करें तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इस एरिया को लेकर हमेशा बात चलती रहती है ना। इंडियन ओशियन में ये पाया जाता है, मॉरिशस का हिस्सा है, बट उससे पहले मॉरिशस था ब्रिटेन के अंडर। 1814 में ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर लिया था और तब से ये ब्रिटेन की संपदा मानी गई, है ना। अब क्या हुआ, चागोस आइलैंड को, है ना, चागोस आइलैंड को 1814 में ब्रिटेन ने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? ब्रिटेन ने, है ना। और 1966 में इसने क्या किया, यूएस को इसका एक हिस्सा डार्गो गार्शिया दे दिया, सैन्य या मिलिट्री बेस बनाने के लिए, है ना। मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक एरिया दे दिया गया, डार्गो गार्शिया, है ना, डीजी डार्गो गार्शिया दे दिया किसको? यूएस को। और 1969 में क्या हुआ, सॉरी 1968 में क्या हुआ, मॉरिशस ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। अब वो डिमांड करने लगा कि ये एरिया हमें वापस करो। तब से ये एरिया डिस्प्यूट चल रहा है किसके बीच में? ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और उसी के चलते कई सालों तक केस चलता रहा आईसीजे में। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? हेग, नीदरलैंड में। तो वहां पर केस चला और उस केस के चलते 2019 में आईसीजे ने बोला कि भैया ये जो संपत्ति है वो मॉरिशस से बिलोंग करेगी, और यूएस से, यूके से बोला, ब्रिटेन से बोला कि आप इस पर से अपना कब्जा हटाइए। तो उसको देख फिर से चर्चा में आया है आजकल, फिर ब्रिटेन इन चागोस आइलैंड को लेकर बात कर रहा है, तो आपके पेपर में आ सकता है। चागोस आइलैंड किसके बीच में विवादित रहा है? मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में। चागोस आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है डार्गो गार्शिया, उस पर किसका मिलिट्री बेस है? बेटा यूएस का। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। डार्गो गार्शिया पे किसका मिलिट्री बेस है बेटा? यूएस का, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इनको याद रखना है आपको। अगर इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप करते चले जाओगे। चलो अब आते हैं जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बाद में, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ड्यूटीज होगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वो भारत के संविधान में मूल रूप से नहीं थी। तो किस संविधान संशोधन के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया? 32nd, 42nd, 44, 71। तो बेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इससे जोड़ा गया। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए, कई सारे परिवर्तन किए गए जो कि हमारे संविधान में हुए, और जिसके तहत इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, है ना। 51A के अंदर
इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन आज के टाइम में 11 है, इसे याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हमारी कौन सी ड्यूटी नहीं आती, यही पूछा जाता है। तो वोट देने का अधिकार आपकी फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपका एक लीगल राइट है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आपका वोट देने का अधिकार नहीं है। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है, भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इस तरह से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 हो चुकी हैं। तो ये सब आपके पास है। इनिशियली 10 थी, बाद में एक ऐड की गई। तो ये 51A के अंतर्गत डिस्क्राइब है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ये भारतीय संविधान में ऐड की गई। तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में बन सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अल नाजा इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब देखो डिफेंस के हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड भी एक न्यूज़ होनी चाहिए हर दिन, है ना, भले वो फैक्ट हो, जीके हो या करंट हो, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन है। अल नाजा जो है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में, भारत और नेपाल में, भारत और सऊदी के बीच में, भारत और इजिप्ट या भारत और ओमान के बीच में। तो बेटा अल नाजा की अगर हम बात करें तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में, जो हर साल होती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अल नाजा किसके बीच है, भारत और ओमान के बीच में। तो यहाँ पर बेटा हमने फटाफट टॉप 10 आपके आज के क्वेश्चन देख लिया। आई होप कि आपको ये बढ़िया लगे होंगे। अगर करंट अफेयर अच्छे लगे तो कमेंट भी करते रहिए, अपने जितने भी व्यूज हैं बताते रहिए, और लाइक और शेयर भी करते रहिए। ओके, जय हिंद।